तो दोस्तों दूसरे चरण की शुरुआत होती है तब जब रसिया भी सफल परीक्षण कर लेता है परमाणु बम का 1953 में। और ये चरण चलता है 1953 से 1962 तक। तो दोस्तों अब दुनिया में दो न्यूक्लियर कंट्री बन चुकी होती हैं, पहली अमेरिका और दूसरा सोवियत यूनियन जिसको रसिया बोलते हैं। तो अब दुनिया इन दोनों से उदारता की उम्मीद कर रही होती है। और दोस्तों इसी बीच रसिया में सोवियत यूनियन में स्टालिन की डेथ हो जाती है, जो कि एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कम्युनिज्म थोड़ा लचीला हो जाता है और थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लग जाता है। तभी क्रुश्चेव जो यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के पहले सेक्रेटरी जनरल थे, वो सत्ता में आ जाते हैं। क्रुश्चेव जब सत्ता में आते हैं तो अब दुनिया की पूरी पूरी इन पर निगाहें टिकी होती हैं कि ये इनकी नीतियाँ कैसी होंगी अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के लिए। ठीक है। अब इसी बीच क्या होता है, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल होते हैं, चर्चिल। अब दोस्तों चर्चिल के बारे में मैं क्या बताऊं, एक मिनट कहानी रोक के थोड़ा सा बताना चाहता हूं। चर्चिल दोस्तों यही वो बंदा है जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त पर इतना बड़ा खूनी नरसंहार हुआ। इन्होंने इस तरह से बंटवारे सर रेडक्लिफ को तो हर आदमी जानते हैं कि सर रेडक्लिफ ने यहाँ पर लाइन खींची थी, पर उस लाइन को किसके निर्देशों के अनुसार खींची थी? वो चर्चिल के अनुसार खींची थी। और ये लाइन इस हिसाब से खींची गई थी कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को बिल्कुल बीच बीच से बांट दिया गया था, जिससे कि ये दंगा जानबूझ के कराने के लिए बहुत से ऐसे माइंस हैं, खदानें हैं, बहुत से ऐसे हमारे झीलें हैं, तो उनको बिल्कुल ऐसा बांटा गया था कि आधी भारत में है आधी पाकिस्तान में, मतलब कि विवाद बना ही रहे भारत और पाकिस्तान के बीच। ऐसा ये इस चर्चिल नाम के बंदे ने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में करा था। फिलहाल हम बात करते हैं चर्चिल के स्टेटमेंट की। चर्चिल ये स्टेटमेंट देते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में फिलहाल अब भारत आज़ाद हो चुका होता है। दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद की लहर काफ़ी तेज़ी से दौड़ रही होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रसिया ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होता है, और रसिया का सीधा कहना होता है जिसके अंदर ये साम्यवाद की लहर दौड़ेगी, ये सोच आ जाएगी, हम उसकी मदद कर देंगे। ठीक है। इसी बीच अब इम्पोर्टेंट बात आती है, थोड़ा सा रोक के आपको एक बहुत सोचने का तरीका हम आपको देना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1947 से पहले अगर रसिया सफल परीक्षण कर लेता परमाणु बम का, तो रसिया हमें भी साम्यवाद हमें भी मदद करता ऑफर करने की कि हम ब्रिटिशर्स को खदेड़ देंगे। तो ऐसे में भारत भी एक बैटल फील्ड बन जाती रसिया और अमेरिका के लड़ने की। और अगर हमसे चाहे जो भी जीतता, नुकसान सिर्फ इंडिया का होता। क्यों? चाहे अमेरिका जीतता तो हम अमेरिका के गुलाम बनते, सोवियत जीतता तो हम रसिया के गुलाम बन जाते। दोस्तों अब फिलहाल तो भारत आज़ाद था, भगवान करे ऐसा नहीं हुआ, बहुत अच्छी अच्छी बात है, हम अपने आप को थैंकफुल मानना चाहेंगे। तो भारत आज़ाद होता है इस वक्त पे। तो भारत की नीतियाँ इस वक्त पे ये होती हैं कि भारत बन जाता है गुट निरपेक्ष देश। जी हाँ दोस्तों, गुट निरपेक्ष दोस्तों ये इसको तीसरी दुनिया का देश कहा जाता है। अब दुनिया तीन खेमों में बढ़ चुकी होती है, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। पहली दुनिया कैपिटलिस्ट होती है, दूसरी दुनिया कम्युनिस्ट होती है रसिया वाली, और तीसरी दुनिया भारत वाली, भारत ने बनाई होती है। और भारत में बहुत से अलग अगल अगल के हमारे पड़ोसी देश भी होते हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, और जो आपका मिस्र, इजिप्ट हो गया, ये सब जो होते हैं गुट निरपेक्ष कंट्रीज में आते हैं। फिलहाल हम अपनी कहानी को ले चलते हैं वियतनाम की ओर। वियतनाम में 1953 से 54 के बीच में एक बहुत बड़ा साम्यवादी आंदोलन छिड़ चुका होता है, और वियतनाम उस वक्त पे किसका उपनिवेश होता है? फ्रांस का उपनिवेश होता है। अब फ्रांस को बहुत ज़्यादा डर सताने लगता है कि हमारा कभी भी यहाँ से बोरिया बिस्तर तय हो जाएगा, बोरिया बिस्तर बन जाएगा। और फ्रांस की मदद कौन करता है इस वक्त पे? फ्रांस की मदद करता है अमेरिका। अब जब अमेरिका फ्रांस की मदद करता है, पूंजीवादी अमेरिका पूंजीवाद को प्रमोट करने के लिए, तो रसिया किसकी मदद करता है? वियतनाम की मदद करता है साम्यवाद को प्रमोट करने के लिए। फिर वियतनाम की भूमि पर रसिया और अमेरिका के बीच बहुत भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। आखिरी में एक समझौता होता है दोनों के बीच, जिसको जिनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। और जो उत्तरी हिस्सा होता है, उत्तरी वियतनाम का हिस्सा, वो साम्यवाद के प्रभुत्व में जाता है, जो कि रसिया के प्रभुत्व में जाना जाता है। और जो दक्षिणी हिस्सा होता है वो पूंजीवाद के प्रभुत्व में जाया जाता है। तो वहाँ पर जो है वो अदाई सम्राट जो होते हैं शासन करते हैं और शासित होते हैं, जो कि एक पूंजीवादी सरकार को प्रमोट करते हैं, वो अदाई सम्राट। अब थोड़ा सा हम कहानी को आगे ले जाते हैं और दक्षिण पूर्व एशिया में इंडो चाइना कंट्रीज़ के बारे में बताते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के चाइना के कंट्रीज़ में क्या होता है, इंडो चाइना कंट्री बहुत लोग जानते नहीं होंगे। अच्छा ये सुन लो, इंडो चाइना कंट्री में दोस्तों जैसे कि आपके वियतनाम हो गया, इस एरिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, और जो आपकी मलेशिया, मलय देश बोलते हैं इसको। तो ये सब कंट्रियाँ होती हैं, इनको इंडो चाइना कंट्रियाँ बोलते हैं। इसमें इंडिया और चाइना का कोई रोल नहीं है, आप समझ लीजिएगा। ठीक है। तो इन लोगों को
यहाँ पर जो यूरोपीय देशों के जो उपनिवेश होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डर सताने लगता है अपने उपनिवेश को ख़त्म होने का। ठीक है, और उस वक्त पे जापान तो फिलहाल उसके कब जापान के भी उपनिवेश होते हैं, लेकिन जापान पर परमाणु बम का हमला हो चुका होता है, तो जापान कमज़ोर हो चुका होता है। तो जापान तो यहाँ से लौट रहा होता है, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश जो होते हैं वो अपने उपनिवेश को बनाए रखना चाहते हैं, और बहुत से हांगकांग, वियतनाम जैसे, मलेशिया जैसे देश जो हैं उन पर दोबारा ब्रिटेन जो होता है कब्जा करना चाहता है, अपनी कॉलोनी स्टेबलाइज करना चाहता है, कॉलोनियल रूल दोबारा बनाना चाहता है आसान शब्दों में। फिर अब क्या होता है, यहाँ पर तो साम्यवाद की लहर दौड़ चुकी होती है इंडो चाइना कंट्रीज में। इसकी मदद अब यहाँ पे इंडो चाइना कंट्री में साम्यवाद की मदद दो कंट्रीज करती हैं इस वक्त पे, पहली चाइना और दूसरी रसिया। और ये दोनों लोग जब मदद करते हैं तो ब्रिटेन और फ्रांस की एक नहीं चलती है, दोबारा ये सारे देश अब स्वाधीन और स्वतंत्र बन चुके होते हैं और एक साम्यवादी कंट्री बन जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा कि जिस तरह से अमेरिका ने बनाया, अमेरिका ने कैपिटलिज्म को प्रमोट करने के लिए नाटो और सीएटो जैसा संगठन बनाया, अब उसी तरह से रसिया भी बना लेता है संगठन वार्सा संधि के तहत, कि हमारे देश पर अगर कोई हमला करेगा, कि हमारे किसी सदस्य देश पर हमला करेगा तो हम अपने आप पर हमला मानेंगे। तो फिलहाल तो रसिया का होता है यहाँ पर थोड़ा बिजी हो जाता है, और जैसे कि आप लोग देख रहे होते हैं कि दुनिया में साम्यवाद काफ़ी तेज़ी से फैल रहा होता है, काफ़ी तेज़ी से एक बड़ा रूप और विकराल रूप ले रहा होता है। तो करप्शन आना और इसका लचीना होना ये एक स्वाभाविक सी बात हो चुकी होती है। तो बात करते हैं, कहानी होती है हंगरी की, जो एक साम्यवादी कंट्री है यूरोप में, और ऑस्ट्रिया के बगल में ये एक छोटा सा देश है हंगरी। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक साम्यवादी कंट्री होती है। स्टालिन की डेथ के बाद क्या होता है, यहाँ का जो साम्यवाद होता है थोड़ा लचीला हो जाता है, ये थोड़ा मुक्त व्यापार वाली सोच रखने लग जाते हैं और खुली से मिजाज के होने लग जाते हैं। अब यहाँ के जो नेता होते हैं इमरैनगी, उनमें ये आता है कि हम अपने जो हंगरी देश है उसको एक स्वाधीन कंट्री बना लें। तो दोस्तों इनकी सिर्फ एक सोच ने ही पूरे हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट को आग में तब्दील कर दिया। और हमला किसने करा था? सीधी सी बात है, सोवियत ने करा था। तो दोस्तों इस बीच क्या होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि सोवियत खुद एक साम्यवादी कंट्री पर भी हमला कर सकता था, क्योंकि वो साम्यवाद को ख़त्म नहीं करना चाहता था और साम्यवाद के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और बाकी कंट्रीज को लेकर। तो दोस्तों इस बीच क्या होता है, अमेरिका मदद नहीं कर पाता है हंगरी की मदद इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि हंगरी खुद एक साम्यवादी कंट्री होती है और अमेरिका का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन अमेरिका भारत जैसे देशों को पाखंडी देश बोल देता है, क्योंकि ये गुटनिरपेक्ष देश होते हैं, ये इस बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं। फिलहाल भारत को पाखंडी बोलना ये काफ़ी ज़्यादा गलत लगता है, फिर भी भारत मौका पड़ने पर इन देशों को भी बोलता है। कैसे बोलता है? इन देशों को भी मौका पड़ने पे बोलता है। जब इजराइल में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश जो होते हैं और अमेरिका जैसे देश मिस्र पर हमला कर देते हैं, मिस्र खुद एक इजिप्ट की गुटनिरपेक्ष कंट्री होती है, हमला कर देते हैं, तो भारत भी बोलता है कि आपने यहाँ पर हमला क्यों करा और ऐसा वैसा सब कुछ। दोनों देशों ये फॉरेन पॉलिसी दोस्तों ऐसी ही होती है दोस्तों, हाथ मिलाना, रासायनिक संबंध होना, ये सब से कोई दुनिया विदेश नीति नहीं चलती हैं, ऐसे ही चलती हैं। आज कोई हमारे साथ है, कल हमारे साथ नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इन सब को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो आइजनहोवर होते हैं ये संकल्प ले लेते हैं कि मध्य पूर्व एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे, और किसी ने भी अगर कहीं भी साम्यवादी आक्रमण हुआ तो अमेरिकी सेना जो है तुरंत तैयार होंगी उनसे लड़ने के लिए। अब दोस्तों एक कहानी और आती है क्यूबा की, 1958 की। अमेरिका का ही ये छोटा सा द्वीप है, अब यहाँ पर भी साम्यवाद की लहर दौड़ जाती है और फिडेल कास्ट्रो नाम का व्यक्ति जो होता है साम्यवाद की लहर को लीड कर रहा होता है। अमेरिका को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि ये जो छोटा सा देश है ये सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारी इकोनॉमी पर ही डिपेंड है ये देश। तो अमेरिका बहुत ही आराम से बैठा रहता है, इंतजार कर रहा होता है, होने दो क्योंकि ये हम पर ही डिपेंड है, कुछ दिन बाद हम पे ही आके हमारे पैरों में गिर जाएंगे। लेकिन अमेरिका की नींद तो तब उड़ती है जब रसिया का एक सैनिक अड्डा क्यूबा में बना दिया जाता है। फिर से अमेरिका और रसिया के बीच लड़ाई होती है। अब रसिया तो एक न्यूक्लियर कंट्री बन चुकी होती है, तो लड़ाई हो रही होती है और दोनों के बीच खूनी नरसंहार हो रहा होता है क्यूबा की धरती पर, और आखिरी में परमाणु बम पर आकर बात रुक जाती है। दोनों देश परमाणु बम से कतराते हैं। देखिए, परमाणु बम बना लेना और उसका यूज़ करना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि परमाणु बम का यूज़ करने से क्या क्या नुकसान होगा वो आप लोग भी जानते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे कि दोनों देशों में ऐसा नहीं है कि कभी कभी हमेशा ही ये लोग देश हमेशा लड़ते ही रहे हैं। कभी कभी इन दोनों देशों के बीच समझौते भी हुए हैं,
एग्रीमेंट्स भी हुए हैं, और ये बहुत सारे ऐसे सम्मेलन भी हुए हैं जिसमें रसिया के राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया है। और तो ऐसा ही एक हम हो रहा था मई 1960 में पेरिस में। तो जब सम्मेलन ये चल रहा था तो अमेरिका और रशिया दोनों के बीच बहुत अच्छे सारे संवाद हो रहे थे, तनाव धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन अमेरिका का U-2 विमान रसिया की सीमा में जाकर गिर जाता है, रसिया मार गिराता है। रसिया को अपने आत्मसम्मान पे काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंचती है। रसिया को लगता है कि एक तरफ ये हमसे हाथ मिला रहे हैं, दूसरी तरफ ये हमारे देश पर हमला कर रहे हैं। तो अमेरिका और रसिया के बीच फिर से दोबारा तनाव जो है, इनके संबंध जो है खराब होने लगते हैं और गहराने लगते हैं इनके संबंध। और दोस्तों, इन्हीं सबके बीच शुरुआत होती है शीत युद्ध के तीसरे चरण की। 1963 में तीसरे चरण की शुरुआत होती है। न्यूक्लियर स्ट्रेटजी नई नई बनाई जाती है जिसको मैड के नाम से जाना जाता है, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है। तो पहली CTBT एक्ट बनता है 1963 में, जिसमें ये बताया जाता है सीमित परमाणु के परीक्षण की बात इनमें कही जाती है। फिर इसके बाद NPT बनता है 1968 में, जिसमें ये कहा जाता है कि परमाणु के प्रसार को कम से कम दिया जाएगा, कम से कम कंट्रीज को शेयर करा जाएगा। और तीसरी जो एक्ट बनता है दोस्तों, समझौता होता है इन दोनों देशों के बीच, ये पूरे दुनिया में हो रहा होता है, भले ही पूरी दुनिया, क्योंकि दुनिया के और भी देश अब न्यूक्लियर कंट्री बन रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वाले सॉल्ट वाले एक्ट में क्या होता है कि स्ट्रेटजिक आर्म लिमिटेशन एक्ट बनाया जाता है, कि जिसमें कि हथियारों का कम से कम सप्लाई किया जाएगा, हथियार कम से कम बनाए जाएंगे और हथियारों का कम से कम यूज़ किया जाएगा किसी भी युद्ध और किसी भी जंग में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जंग जो है बातों से ही सॉल्व करी ही जाएंगी। फिलहाल ये एक अपने में ही काला सच है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था। तो ये कितना फॉलो हुआ ये अलग विवाद का मुद्दा है। फिलहाल किसी भी लड़ाई को ख़त्म होने के लिए, जैसे कोई युद्ध के शुरू होने का कारण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, वैसे किसी युद्ध के ख़त्म होने का भी कारण एक व्यक्ति नहीं होता। अब ये तीसरा चरण जो होता है शैथिल्य का काल कहा जाता है। इसमें बहुत कम लड़ाई होती है पूंजीवाद मतलब अमेरिका और रशिया के बीच। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं साम्यवाद बहुत बड़ा हो रहा होता है और साम्यवाद में करप्शन आ रहा होता है, और साम्यवाद जो होता है धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। कैसे? क्योंकि साम्यवाद अब बंटने लगता है दो खेमों में, चाइनीज़ साम्यवाद, चाइनीज़ कम्युनिस्ट और रशियन कम्युनिस्ट, ठीक है, सोवियत कम्युनिस्ट। तो जो क्या होता है अब इस बीच चाइना जो होता है, चाइना कई कारणों से रसिया से उसके मतभेद शुरू हो जाते हैं चाइना के। ऐसा इसलिए जैसे कि चाइना के माओवादी लोग बोलते हैं कि हम लोग जो हैं अपने दम पर आज़ाद हुए हैं, किसी रसिया नाम के सपोर्ट से आज़ाद नहीं हुए हैं। और ये कहते हैं कि हमारी जो आइडियोलॉजी थी माओवादियों की, वो आपके लेनिन और जो मार्क्स हैं और स्टालिन जैसे नेताओं के, कम्युनिस्ट नेताओं से बिल्कुल अलग थी। और जो हमारी जो क्रांति थी, हम जो जिस आज़ाद हुए हैं वो हम लोग कृषकों द्वारा, किसानों द्वारा आज़ाद हुए हैं, हम कोई किसी श्रम संगठन द्वारा आज़ाद नहीं हुए हैं। तो मतलब कि एहसान फरामोशी चाइना भी दिखाने लगता है। और दोस्तों दूसरा रीज़न इनके तनाव का ये होता है कि चाइना को जब रसिया सफल परीक्षण कर लेता है परमाणु बम का, तो रसिया जो होता है चाइना को परमाणु बम नहीं देता है। तो चाइना को अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि एक साम्यवादी कंट्री है और हमको रसिया ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहा है। तीसरी दोस्तों इनके तनाव का कारण ये होता है कि भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हो रहा होता है, भारत और चाइना के बीच 1962 के वक्त पे, तो भले ही चाइना जीत जाता है लेकिन रसिया जो होता है इंडिया का साथ दे रहा होता है। भले ही इंडिया हार जाता है फिर भी चाइना के मन में कहीं ना कहीं ये मलाल होता है कि रसिया ने एक अपने साम्यवादी भाई चाइना का साथ ना देते हुए भारत, जो कि एक गुटनिरपेक्ष देश है, जो कि एक बीच का देश है, उसका साथ दिया। तो दोस्तों कुछ इस तरह से चाइना और रसिया के बीच मतभेद होना शुरू हो जाते हैं। और चाइना जो होता है कभी कभी एक बार जो होता है चाइना जो होता है सोवियत पर भी हमला कर देता है। तो साम्यवादी खेमे में कुछ इस तरह से दरार पड़ रही होती है दोस्तों। तो दोस्तों इस दरार से रसिया कहीं ना कहीं यहाँ पर बिजी हो जाता है और यहाँ पर यूरोप को एक होने का मौका मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी यूरोप और जो पूर्वी यूरोप होता है धीरे धीरे एक होने लगता है, यूरोप का एकीकरण होने लगता है। और जो ये जर्मनी जैसे देश बटे होते हैं ये सब एक होने लगते हैं। और जैसे कि आप लोग देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन नाम का संगठन जो होता है बनाया जाता है जो जिस एक फ़िलहाल तो आज के समय में ये ट्रेड पर्पस से बनाया गया है, लेकिन तब ये इसी पर्पस से बनाया जाता है कि हम पर अगर कोई हमला करेगा तो हम उस पर हमला करेंगे और हम सब एक साथ रहेंगे, यूनिटी के लिए बनाया जाता है।
अब दोस्तों ये सैथिल का काल इसलिए भी कहा जाता है इस तीसरे चरण को, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन जो होते हैं वो ये देखते हैं कि हमारा जो देश है अमेरिका, वो सोवियत से कई गुना पीछे टेक्नोलॉजी के मामले में। जैसा कि उस वक्त पे क्या था कि रसिया में अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली सैटेलाइट और अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला इंसान दोनों सोवियत के होते हैं। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं दिख रहा होता है कि हम तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो अमेरिका जो होता है, इन दोनों देशों के बीच तकनीकी रूप से जंग शुरू हो जाती है और टेक्नोलॉजी के रूप में ये लोग आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं। और दोस्तों फिर धीरे धीरे इनके संबंध भी सुधरने लग जाते हैं। अरबों अरबों खरबों खरबों डॉलर का इन दोनों देशों के बीच व्यापार शुरू होता है। और 70 का दशक जो होता है वो अमेरिका और रशिया के संबंधों का काफ़ी अच्छा दशक कहा जाता है। और कहा जाता है कि इस वक्त पे जो जितने भी समझौते होते थे, जितने भी सम्मेलन होते थे, दोनों देश साथ में खड़े होते थे। और जैसे कि जितने भी स्पेस मिशन होते थे, तो जैसे कि अमेरिका का अपोलो मिशन है और रसिया का स्पाउस मिशन है, दोनों देश साथ मिलकर इन मिशनों में साथ खड़े होते थे और साथ देते थे एक दूसरे का। फिलहाल दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा, फिलहाल दोस्तों इस बीच आपको लग रहा होगा कि शीत युद्ध खत्म हो रहा है, धीरे धीरे अब दुनिया सुधर रही है और नए रूप से दुनिया आगे बढ़ रही है। तभी दोस्तों 1979 में आता है ट्विस्ट, जिसका रिजल्ट जो है आज भी आप लोगों ने देखा होगा अफगानिस्तान में तालिबान का। अफगानिस्तान में तालिबान का जितना भी हमला हुआ उसमें कहीं ना कहीं रसिया और अमेरिका की लड़ाई का कहीं ना कहीं निष्कर्ष था ये। आइए जानते हैं क्या होता है। इसको दूसरा शीत युद्ध और नया शीत युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों क्या होता है, 1979 के वक्त पे अफगानिस्तान में साम्यवादी पार्टी जो होती है आंदोलन छेड़ देती है और साम्यवाद का आंदोलन काफ़ी भयंकर छिड़ चुका होता है। इस बीच क्या होता है कि रसिया साम्यवादी पार्टी की मदद कर देता है, लेकिन साम्यवादी पार्टी जीत तो रही होती है। यहाँ के प्रधानमंत्री जो होते हैं, जो भी होते हैं, हाफिजुल्लाह आमीन, उनकी शायद डेथ हो जाती है और ये जो साम्यवादी पार्टी होती है दो खेमों में बढ़ जाती है, खल्क और परचम। फिर अब हम थोड़ा इस हिस्ट्री में थोड़ा कम डीप जाना चाहेंगे, आपको थोड़ा इसी हिस्ट्री में रखना चाहते हैं। तो जैसे ही सोवियत की एंट्री होती है यहाँ पर, अमेरिका को लगता है कि रसिया हमें फिर से धोखा देने लग गया और फिर से इनके संबंध जो होते हैं बिगड़ने लग जाते हैं। अब अमेरिका को दिख रहा होता है कि रसिया जो है अपना विस्तारवाद की नीति अपना रहा है और रसिया शायद अफगानिस्तान पर भी कब्जा करना चाहता है। ऐसा सब कुछ को देखते हुए अमेरिका रसिया पर हमला कर देता है और अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, जापान जैसे देश भी रसिया को अफगानिस्तान से खदेड़ने के लिए साथ आ जाते हैं अमेरिका के। और दोनों के बीच फिर भरसक युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है और बाद में रसिया को एक वक्त पे मुँह की खानी पड़ती है और पीछे जाना पड़ता है, हट जाना पड़ता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रसिया जो है पीछे हट जाता है और आज जो इतने 20 सालों से अमेरिका के जो ये मिलिट्री बेस कैंप थे, सैनिक अड्डे थे अफगानिस्तान में, वो इसीलिए थे। और जो ये 9/11 का हमला हुआ था ओसामा बिन लादेन का, वो कहीं ना कहीं अमेरिका ढूंढ रहा था पूरे रास्ते भर, पूरे अफगानिस्तान में ढूंढ रहा था कि ढूंढ के मारने की बात हो गई थी, अमेरिका ने मारने की बात कर दी थी। इसलिए अफगानिस्तान में अमेरिका के इतने सारे मिलिट्री बेस कैंप जो है बने हुए थे। दोस्तों इसी बीच क्या होता है, अमेरिका के रसिया के जो वो होते हैं सलाहकार होते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के, वो कहते हैं, एक नेता होते हैं ब्रेजनेव, वो कहते हैं कि किसी भी साम्यवादी देश ने अगर किसी साम्यवादी देश ने राष्ट्रीय स्तर पर अगर साम्यवाद से अलग होने की बात करी या अलग पथ पर चलने की बात करी या बोले कि अब हम गुटनिरपेक्ष बनना चाहते हैं साम्यवाद बनकर, तो रसिया उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेगा और इस पर साम्यवाद पर खतरा माना जाएगा। तो मतलब कि ये सख्त स्टेटमेंट दे देते हैं, जिससे कि जो बाकी साम्यवादी कंट्री होती है उनमें कहीं ना कहीं रसिया के प्रति डर जो होता है सताने लगता है कि कभी भी रसिया हम पर हमला कर देता है। ऐसे में अमेरिका जो होता है, रसिया में होने वाले ओलंपिक गेम जो होते हैं उनका बहिष्कार होने लगता है। अमेरिका के साथ साथ जो बाकी सदस्य देश होते हैं वो भी बहिष्कार करने लगते हैं रसिया का, और धीरे धीरे रसिया से व्यापार ख़त्म होने लगता है। और मतलब कि धीरे धीरे रसिया, लेकिन फिर भी 80 के दशक में रसिया जो होता है बहुत ही ज़्यादा व्यापार के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका होता है। और अमेरिका जानता है कि हम कभी भी नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में रसिया से आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि रसिया के पास नेचुरल गैस, नेचुरल माइनिंग्स और मतलब कि इसका बहुत ही बड़ा भंडार होता है। साइबेरिया पूरा एक भंडार आप आज के समय में देखते हैं। तो
अमेरिका कभी भी इनसे इस चीज़ में आगे नहीं निकल सकता है, इसीलिए वो प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए रसिया से कंपटीशन करता है और इस कंपटीशन को नया मोड़ दे देता है सिलिकॉन चिप और ट्रांजिस्टर जैसी चीज़ों में आगे बढ़ाने के लिए। और जो राष्ट्रपति निक्सन होते हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है उस वक्त पे। फिलहाल अमेरिका और रसिया के जो संबंध होते हैं इनको सुधारने में सिर्फ 2 व्यक्ति का मेन रोल कहा जाता है। पहले रसिया के मिखाइल गोर्बाचेव और दूसरे अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन। दोनों दोस्तों ये जो मिखाइल गोर्बाचेव होते हैं असल में उनके सोवियत के देश के लोग जो कह रहे होते हैं कि ये जो आप जिस तरह की नीतियां बना रहे हैं, जिस तरह से आप भाईचारा और ये फालतू के ज्ञान की बातें कर रहे हैं, इससे सोवियत के लोग जो हैं उनका मानना ये है कि अमेरिका के आगे कहीं ना कहीं सोवियत झुक रहा है और यूनिवर्सल पावर सोवियत है। सोवियत अपने आप को यूनिवर्सल पावर मानता था उस वक्त पे, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के सामने झुक रहा है। तो मिखाइल गोर्बाचेव की जो संख्या जो होती है इनकी विरोधियों की काफ़ी तेज़ी से इनके देश में बढ़ने लग जाती है और इनके संसद में कभी कभी क्या होता है बम धमाके होने लग जाते हैं। तभी 1988 में मिखाइल गोर्बाचेव यूएनओ में एक बहुत ही ऐतिहासिक भाषण देते हैं जिसमें ये कहते हैं कि हमारी जो रशिया की क्रांति है, रशियन क्रांति जो है वो फ्रांस की क्रांति की तरह पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर रही है और रशिया की बोल्शेविक क्रांति जो है जिसने कम्युनिज्म को प्रमोट किया वो पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर रही है और आगे भी करती रहेगी। किस लिए कहा ऐसा? क्योंकि इनके देश में विरोधियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी और ये अपने आप को दिखाना चाहता है कि हम भी एक कम्युनिस्ट नेता हैं। लेकिन ये इनकी जो सोच थी वो थोड़ा मुक्त व्यापार की थी और एक काल्पनिक ये चाहते थे कि हमारी नीतियां थोड़ी खुली होनी चाहिए क्योंकि अब दुनिया काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही है। और ये अपने स्टेटमेंट पे ये भी कहते हैं कि अब दुनिया एक नए चरण में आ रही है, नए दौर में आ रही है, तो ऐसे में हम इंसानों को लड़ाई से ज़्यादा, शस्त्रों से ज़्यादा हमारे को टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे बातों से इनके देश में इनकी बातें तो कोई सुनता नहीं है और इनके देश में जब ये एक वक्त पे अगस्त 1991 में ये चले जाते हैं छुट्टी मनाने यूरोप के देश में, तो इसी बीच क्या होता है एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है बोरिस येल्त्सिन। ये बंदा पूरे देश में पूरे सोवियत में सैनिक तख्ता पलट करा देता है। अब जब सैनिक तख्ता पलट करा देता है तो पूरे सोवियत में जितने भी बाकी जो देश होते हैं, इस्लामिक देश होते हैं और जो जितने भी स्लाव कंट्रियाँ होती हैं वो स्वाधीनता होने की मांग करने लगती हैं और वो खुद जो होता है धीरे धीरे महज 1 हफ्ते के अंदर सोवियत जो होता है पूरे 15 भागों में टूट जाता है दोस्तों। और कुछ इस तरह से सोवियत की कहानी खत्म हो जाती है। जब गोर्बाचेव लौटते हैं तो शायद उनकी भी कुछ वक्त बाद इनकी हत्या करा दी जाती है। तो दोस्तों आपने इस तरह से समझा कि रसिया के विघटन होने के बाद रसिया अब कमजोर हो चुका होता है क्योंकि रसिया का एक बहुत बड़ा लैंड जो होता है वो लूज कर चुका होता है इस विघटन के बाद, इस विभाजन के बाद, 15 भागों में टूटने के बाद। तो कुछ इस तरह से ये लड़ाई खत्म हो जाती है। अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि साम्यवाद हो या पूंजीवाद हो, अच्छा हो या बुरा हो, हमें किसी चीज़ की तुलना करने में जो शक्ति हम लगा देते हैं, हमें इसकी जगह किसी दूसरी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमारे भारत ने ध्यान दिया और उसने कहा कि हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे, हम किसी की लड़ाई में नहीं पड़ेंगे, हमें किसी की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। और हम भी आपको यही समझाना चाहेंगे कि किसी अमीर की लड़ाई के बीच में गरीब को तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये 2 अमीर बाद में अलग हो जाते हैं और लड़ रहे होते हैं बीच के 2 इंसान। और जैसे कि आज हम लोग आप देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हो रही है, तो ये ब्रिटिशर्स हम दोनों लोगों के बीच लड़ाई लगा के चले गए हैं और हम लोग लड़ रहे हैं और शायद आगे भी लड़ते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से भी अलग कर दिया है। फिलहाल दोस्तों ये इतनी बड़ी विशाल वीडियो कोल्ड वॉर की ख़त्म होती है यहाँ पर। आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। इसमें बनाने में हमारी बहुत 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 ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ आपके कमेंट का हम बहुत ही बेसब्री से वेट करेंगे दोस्तों। इन्हीं विचारों के साथ विदा लेते हैं हम। धन्यवाद। जय हिंद।